वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और आज ये आपके सामने इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर के एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज करेंगे। तो ये है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। देखते हैं बेटा, बेसिकली इस चैप्टर के बारे इस लेक्चर में हम लोग तारक काय और माइक्रोबॉडीज, न्यूक्लियस और गुणसूत्र के बारे में बात करेंगे। बेसिकली बात किसके बारे में करेंगे? तारक काय के बारे में। आज जो है सेंट्रोसोम, जिसे हम लोग बोलते हैं तारक काय, एंड सूक्ष्म काय, तारक काय व सूक्ष्म काय, माइक्रोबॉडीज, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा देखते हैं तारक काय क्या होते हैं। तारक काय बेसिकली बेटा, अगर सेंट्रोसोम की बात करें तो तारक काय एक झिल्ली रहित कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। क्या है बेटा? यह एक झिल्ली रहित कोशिकांग है। कैसा है बेटा? झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली, ठीक है। प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, केवल जंतु कोशिकाओं में उपस्थित। अकॉर्डिंग टू 11th एनसीईआरटी, जंतु कोशिका में उपस्थित। प्रेजेंट ओनली इन, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, ठीक है। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। बेटा, एक सेंट्रोसोम में, एक तारक काय के अंदर दो तारक केंद्रक जो है उपस्थित होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। सेंट्रोसोम एक कोशिकांग है जिसमें आमतौर पर दो बेलनाकार संरचनाएं होती है, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम लोग तारक केंद्र कहते हैं, ठीक है। एक तारक काय दो तारक केंद्रकों से मिलकर बना होता है। क्या है बेटा? एक तारक काय, एक तारक काय दो तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि वन सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल, ठीक है, दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियल मटेरियल। इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है, इनके चारों तरफ एक अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय पदार्थ जो है वह उपस्थित होता है। बेटा, बोथ द सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। दोनों जो तारक केंद्र होते हैं वह एक दूसरे के लंबवत उपस्थित होते हैं। कैसे उपस्थित होते हैं बेटा? एक दूसरे के लंबवत उपस्थित होते हैं, जिससे प्रत्येक का संगठन बैलगाड़ी के पहिए के जैसा होता है। दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत उपस्थित होते हैं। यहां पर बेटा वह 101% क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार वह समानांतर लिख लेता है, लेकिन कैसे होते हैं? एक दूसरे के लंबवत उपस्थित होते हैं। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। तारक काय में, तारक काय में दोनों तारक केंद्रक, दोनों तारक केंद्रक एक दूसरे के लंबवत उपस्थित होते हैं। बोथ द सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिखिएगा इंग्लिश मीडियम। बोथ दी सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम lies perpendicular to each other.
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वह 90% का एंगल होगा। कोण जो होगा वह कितने प्रतिशत का होगा बेटा? उन दोनों के बीच में जो कोण होगा वह 90% का कोण उपस्थित होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही बताया बैलगाड़ी के पहिए के जैसी संरचना होती है, ठीक है। इनकी जो संरचना होती है कार्ट व्हील के लाइक होती है, बैलगाड़ी के पहिए की जैसी होती है। अगर बेटा हम लोग एक तारक केंद्र को लंबवत काट से काटे, इस तरीके से ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ काट से काटे, तो हमें यह संरचना देखने को मिलती है। बेसिकली इसके अंदर ट्यूबुलर प्रोटीन के बने हुए 9 पेरिफेरल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। ये देखना बेटा, ये इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 होंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे ज्यादा बनाए हुए, टोटल कितने होंगे बेटा? टोटल 9 होंगे। टोटल 9 जो होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए क्या होते हैं बेटा? परिधीय फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जिस तरीके से फ्लैजिला के अंदर बीच के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर किसी भी तरह के बीच में तंतु देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यहां पर जो अरेंजमेंट है वो कैसा अरेंजमेंट है? 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और परिधि की तरफ जो होते हैं वो त्रिक के रूप में व्यवस्थित होते हैं, वहां पर द्विक के रूप में व्यवस्थित होते थे। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट, ठीक है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के 9 समान रूप से दूरी पर स्थित परिधीय तंतुओं से बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय तंतु एक त्रिक के रूप में होता है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड। एक दूसरे के पास पास में स्थित जो त्रिक होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पे केवल 9 होते हैं, ठीक है ना, केवल 9 होते हैं, ध्यान रखना। डायग्राम के अंदर बेटा 9 से ज्यादा है लेकिन हमें कितने ध्यान रखने हैं? केवल 9 ध्यान रखने हैं। फिर देखना बेटा, the central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the hub। जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट किसका? सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल का जो सेंट्रल पार्ट होता है वह प्रोटीनेसिस होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हब। इसको क्या बोलेंगे बेटा? हब कहा जाता है, ठीक है। Which is connected with the tubules of the peripheral triplet by radial spoke made up of protein। ये जो हब होता है यह पेरिफेरल फिलामेंट से जुड़ा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक। वहां पे भी इसको रेडियल स्पोक कहते थे, यहां पे भी इसे रेडियल स्पोक कहते हैं। तारक केंद्र के समीपस्थ क्षेत्र का मध्य भाग भी प्रोटीन युक्त होता है और इसे धुरी या हब कहते हैं, जो प्रोटीन से बने रेडियल स्पोक द्वारा परिधीय त्रिक की नलिकाओं से जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है? बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर है बेटा। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो तारक काय होता है या तारक केंद्र होता है वह सीलिया और फ्लैजिला की आधार काय का निर्माण करता है। एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तारक केंद्र सीलिया या कसाबिका के आधारभूत शरीर का निर्माण करते हैं और तर्कु तंतु जो जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु उपकरण बनाते हैं उनका निर्माण करते हैं। देखो बेटा, तारक काय के 2 काम हैं। एक तो काम क्या है? एक तो काम यह है कि वह कसाब और पक्षमाभ के आधार काय का निर्माण करते हैं और जंतु कोशिका में तर्कु तंतुओं का निर्माण कर कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। लिख लीजिए इन दोनों पॉइंट को कि कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, फंक्शंस क्या है या जिसको बोलते हैं कार्य। पहला कार्य क्या है कि ये कसाब व पक्षमाभ तारक काय या तारक केंद्र भी लिखा हुआ हो सकता है, तारक केंद्र कसाब व पक्षमाभ के आधार काय का निर्माण करते हैं, ठीक है। दे फॉर्म दी, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, दे forms the basal body of
सीलिया एंड फ्लैजिला। सेकंड काम अगर हम इसका देखें, सेकंड काम देखें तो जंतु कोशिकाओं में यह कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। लिखिएगा द्वितीय काम, जंतु कोशिका में तारक काय या तारक केंद्र तर्कु तंतु का निर्माण कर कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा? इन एनिमल सेल they forms spindle fibers and helps in सेल डिवीजन। तर्कु तंतुओं का निर्माण कर कोशिका विभाजन में क्या करते हैं बेटा? सहायता करते हैं। ये देखो बेटा, ये कोशिका विभाजन हो रहा है। कोशिका विभाजन के समय ये तारक काय है और ये क्या बन रहे हैं? ये तर्कु तंतु बन रहे हैं। ये जो तर्कु तंतु है ना, इनका निर्माण कौन कर रहा है? तारक केंद्र कर रहा है। ये आपके तर्कु तंतु, स्पिंडल फाइबर्स। क्या है बेटा? स्पिंडल फाइबर। क्लियर? नेक्स्ट देखना बेटा, आगे बढ़ते हैं कि इन एनिमल सेल सेंट्रल प्ले इंपोर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन बाय अरेंजिंग स्पिंडल फाइबर बिटवीन टू पोल ऑफ सेल। यही हमने बात कर दी कि तर्कु तंतु जो होते हैं ये इनका निर्माण कौन करता है बेटा? तारक केंद्र करता है। ठीक है, द लोकेशन ऑफ सेंट्रल ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिसाइड द प्लेन ऑफ डिवीजन। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान से रखना। क्या कि कोशिका विभाजन के दौरान तारक केंद्र का स्थान विभाजन के तल को तय करता है। विभाजन का तल हमेशा तर्कु तंतु के समकोण पर उपस्थित होता है। कि कोशिका विभाजन के दौरान तारक केंद्र कहाँ स्थित है, उस तारक केंद्र की स्थिति के आधार पर जो कोशिका विभाजन का प्लेन है वह डिसाइड होता है। विभाजन का जो तल होता है वह हमेशा, ये जो सपोज मैं कह रहा हूं ये विभाजन का तल है, यह हमेशा तारक काय के 90 डिग्री एंगल पर उपस्थित होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। फिर देखिएगा बेटा, ये सिंपल सी बातें हैं बेटा, ये सिंपल सी बातें हम लोगों ने डिस्कस की तारक काय के बारे में। इतना ही एनसीईआरटी ने दे रखा है, ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है। फिर बात करते हैं केंद्र की संरचना। केंद्र के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है। हालांकि थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लेकिन लास्ट सेशन के अंदर बेटा आपने देखा होगा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, मतलब स्लाइड्स का जो अरेंजमेंट था वह सफल हो गया था। थोड़ा सा मैं इसलिए वापस बिल्कुल अच्छे तरीके से बना के लाया हूं कि देखना बेटा, 1831 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था कि केंद्र को कोशिका अंगक के रूप में सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा वर्णित किया गया था। सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। बाद में कुछ वैज्ञानिक आए, इन्होंने अलग अलग स्टेन को काम में लेकर केंद्र को अभिरंजित करने का, न्यूक्लियस को स्टेन करने की कोशिश की। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्या किया? फ्लेमिंग ने केंद्र को एक क्षारीय अभिरंजक एसिटोकार्मिन से स्टेन किया और उसे क्रोमेटीन नाम दिया। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई क्षारीय अभिरंजक एसिटोकार्मिन was given the name क्रोमेटीन by फ्लेमिंग। क्रोमेटीन शब्द किसने दिया था बेटा? फ्लेमिंग ने दिया था। यहां पर इस स्लाइड से 3 इंपोर्टेंट बातें जो है वो हमें याद रखनी है बेटा। एक तो क्या ध्यान रखनी है कि 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने
डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब न्यूक्लियस। दूसरी बात क्या है कि न्यूक्लियस मटेरियल स्टेन्ड बाय बेसिक डाई एसिटोकार्मिन, बेसिक डाई एसिटोकार्मिन, and the term chromatin was given by, chromatin term was given by a great scientist फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने जो है वह आपके क्रोमेटिन वर्ड जो है वह दिया था। अच्छा, फ्लेमिंग, ठीक है बेटा, ये तीन चीज अभी तक निकल कर आई है। फिर देखो बेटा, केंद्र की अगर एक हम परिभाषा की बात करें, अगर हालांकि केंद्र की बेटा बेसिकली देखा जाए तो कोई परिभाषा नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी कि केंद्रक एक दोहरी झिल्ली से घिरा सघन जीवद्रव्य पिंड है जो सभी कोशिका चपापे को नियंत्रित करता है और कोशिका की आनुवंशिक जानकारी को अपने भीतर समाहित करके रखता है। बहुत अच्छी डेफिनेशन लिख रखी है कि न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी which control all the cellular metabolism and enclose the genetic information of cell। कि केंद्रक एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है जिसके अंदर पूरा सेल का मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल व्यवस्थित होता है और साथ में ही उसके अंदर आनुवंशिक सूचनाएं जो होती है वह उपस्थित होती है। आगे देखना बेटा कि जनरली यूकैरियोट सेल कंटेन एटलीस्ट वन न्यूक्लियस, सामान्यतया एक ससीम केंद्र की कोशिका के अंदर एक केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी भी है, कुछ सेल्स ऐसी भी है, यूकैरियोटिक सेल्स है जिनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वह अनुपस्थित होता है। जैसे किसकी बात करते हैं हम कि जो फ्लोएम के अंदर जो फ्लोएम उत्तक होता है, उस फ्लोएम उत्तक के अंदर जो सीव नलिकाएं होती है, सीव ट्यूब्स होती है, चालनी नलिकाएं होती है, उनके अंदर आपके केंद्रक नहीं पाया जाता। ये क्या है बेटा, यह एक सीव ट्यूब्स है। सीव ट्यूब्स के अंदर आपको केंद्रक नहीं देखने को मिलेगा। ये क्या है बेटा, मैमल्स मैच्योर आरबीसी है, मैमल्स मैच्योर आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसे हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इरिथ्रोसाइट। इसके अंदर भी मैच्योर जो होगी उसके अंदर केंद्रक देखने को नहीं मिलेगा। ये कह रहा है कि जनरली यूकैरियोटिक सेल कंटेन एटलीस्ट वन न्यूक्लियस बट न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर फ्लोइंग सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स एंड इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स। जो मैच्योर आरबीसी होती है ह्यूमन या मैमल्स की, उसके अंदर आपको केंद्रक देखने को नहीं मिलेगा। फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब्स होती है, चालनी नलिकाएं होती है, उनके अंदर भी हमें केंद्रक देखने को नहीं मिलेगा। फिर देखो बेटा, डाइकैरियोटिक पैरामीशियम एंड मल्टीकैरियोटिक सेल्स फ्यू फंजाई आर आल्सो नोन। हम क्या कह रहे हैं बेटा कि सामान्यतया एक सेल के अंदर एक केंद्र होता है, एक केंद्रक होता है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है। कई बार यह भी देखा गया है कि एक कोशिका के अंदर एक से ज्यादा केंद्रक उपस्थित होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पैरामीशियम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, पैरामोशियम छोटी क्लासों के अंदर, कि पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं बेटा, दो न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। मतलब इसके अंदर डाइकैरियोटिक अवस्था देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा, डाइकैरियोटिक अवस्था देखने को मिलती है। कुछ फंजाई बात करते हैं, जैसे असेप्टेड फंजाई जितने भी होते हैं उनके अंदर आपको मल्टी कैरियोटिक अवस्था देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, मल्टी कैरियोटिक सेल्स। ये क्या है बेटा, ये देखो आप, ये न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है बेटा, मल्टी कैरियोटिक कंडीशन, मल्टी कैरियोटिक कंडीशन, ठीक है, मल्टी कैरियोटिक कंडीशन देखने को मिलती है। फिर देखो बेटा, अब आज एक यहां पे पॉइंट लिख लेते हैं। यदि एक कोशिका में, लिखिएगा, यदि एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक उपस्थित हो, एक से अधिक केंद्रक उपस्थित हो,
तो यह अवस्था संकोशिक अवस्था कहलाती है। अवस्था कहलाती है। इफ लिखिएगा इंग्लिश मीडियम, इफ अ सेल कंटेन more than one nucleus, more than one nucleus, the condition is called as सिनोसिटिक स्टेज। क्या बोलेंगे इसे? सिनोसिटिक स्टेज कहा जाता है। फिर देखो बेटा कि अगर केंद्रक की जो संरचना होती है, केंद्रक के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है उसकी संरचना होती है, वह कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के अलग अलग स्टेजेस के दौरान बदलती रहती है। बेसिकली हम लोग इंटरफेज न्यूक्लियस की बात करते हैं। अब आप कहोगे सर इंटरफेज क्या होता है? डोंट वरी, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा सेल डिवीजन और सेल साइकिल वाला चैप्टर, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं इंटरफेज के बारे में बताऊंगा। अभी आपको इतना ही पढ़ना है कि एक इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज का मतलब जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही है, इतना ध्यान रखो, जब कोशिका विभाजन की अवस्था में नहीं है, कि इंटरफेज न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। एक इंटरफेज न्यूक्लियस, ये एक इंटरफेजिक न्यूक्लियस है जिसके अंदर वह अवस्था जहां पर कोशिका विभाजन अवस्था में नहीं है, उस समय जो इसका सेल न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है वह आपको बहुत ही पतले, लंबे, धागीनुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटिन। ठीक है, याद करो, क्रोमेटिन जो वर्ड है वो फ्लेमिंग ने दिया था। क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। एक इंटरफेजिक न्यूक्लियस मतलब कोशिका जब विभाजन अवस्था में नहीं है, उस समय एक केंद्रक के अंदर आपको लंबे धागीनुमा संरचनाएं देखने को मिलती है, पतली पतली संरचनाएं देखने को मिलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन के साथ में आपको एक झिल्ली रहित संरचना देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रिका या न्यूक्लियस, और साथ में कुछ न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी देखने को मिलता है। हम सभी जानते हैं कि केंद्रक के चारों तरफ द्विझिल्ली उपस्थित होती है, तो इन दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्थान होता है उसे हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इस पेरी न्यूक्लियर स्पेस का जो साइज होता है वह लगभग कितना होता है बेटा? 10 से 50 नैनोमीटर के आसपास होता है, और वी नो दैट 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह पता चलता है कि केंद्रक आवरण जिसमें दो समानांतर झिल्लियां होती है, उनके बीच 10 से 50 nm का स्थान होता है, जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य उपस्थित अवकाश जो है उसे हम लोग परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। इसकी सहायता से, ठीक है, केंद्र के अंदर मौजूद पदार्थ और कोशिका द्रव्य के पदार्थों के बीच क्या बनता है? एक अवरोध बनता है। ठीक है, ये 10 से 50 नैनोमीटर का एक अवकाश होता है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट। बेटा ये देखो, ये आपको केंद्रक की बाह्य झिल्ली दिख रही है। ये क्या है बेटा? केंद्रक की बाह्य झिल्ली। ठीक है, ये बाह्य झिल्ली किसके साथ में है बेटा? यहां पर बाह्य झिल्ली जो है ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच दिखाई दे रही है। क्या है? अटैच दिखाई दे रही है। और इसकी सरफेस पर आपको ये राइबोसोम दिखाई देते हैं। मतलब ये कौन सी ER है? ये है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज दैट क्लियर? मतलब केंद्रक की जो बाह्य झिल्ली होती है वह अंतःपर्दवी जालिका के संपर्क में रहती है, और उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम है तो वह RER है। क्लियर है? नेक्स्ट देखना बेटा, कई जगह पर आपको केंद्रक झिल्ली जो है वह अनुपस्थित दिखाई देती है, और जहां पर
वह केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक छिद्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे, जिसकी सहायता से केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है और बेसिकली आरएनए और प्रोटीन का स्थानांतरण होता है। कई स्थानों पर केंद्रक आवरण सूक्ष्म छिद्रों द्वारा बाधित होता है जो इसकी दो झिल्लियों के संलयन से बनते हैं। ये केंद्रक छिद्र वे मार्ग है जिनके माध्यम से आरएनए और प्रोटीन अणुओं की आवाजाही केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच दोनों दिशाओं में होती है। मतलब केंद्रक छिद्र क्या होते हैं कि दोनों झिल्लियों के मिलने से एक छिद्र बनता है जिसे हम लोग केंद्रक छिद्र कहते हैं और केंद्रक झिल्ली के ऊपर कई सारे छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों की सहायता से कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड कैंटीन एंड क्रोमेटिन। हमने कहा कि देखो बेटा ये पूरी केंद्रक की संरचना है। इस केंद्र की संरचना के अंदर ये क्या होगी, ये होगी आपके आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ये अंदर वाली क्या हो गई, ये अंदर वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच का स्थान क्या हो गया, जैसे ये स्थान है इसको हमने बोल दिया पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। ये क्या हो गई, ये हो गई न्यूक्लियोलस और ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे आपके क्रोमेटिन। ये एक केंद्र की सामान्य सी संरचना है। फिर देखिएगा बेटा क्रोमेटिन क्या होता है। बेटा क्रोमेटिन इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स जिसके अंदर बेसिकली डीएनए, कुछ स्टोन प्रोटीन, कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन और आरएनए उपस्थित होते हैं। बेटा इसी क्रोमेटिन के अंदर कोशिका विभाजन की अलग अलग अवस्थाओं के दौरान संघनन की क्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप हमें गुणसूत्र दिखाई देते हैं। क्रोमेटिन लंबे धागेनुमा संरचनाएं होती है जबकि गुणसूत्र जो होते हैं वह मोटे संरचनाएं होती है। फिर बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस की। एक न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और बेसिकली जो न्यूक्लियोलस है केंद्रिका जो होते हैं वह राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस के स्थल होते हैं। आरआरएनए के स्थल होते हैं। ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि केंद्रिका जो होते हैं राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण का एक स्थल है। लिख लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से हम लोग लिख लेते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए मतलब आरआरएनए सिंथेसिस। केंद्रिका जो होते हैं, केंद्रिका राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए निर्माण के स्थल, ठीक है, स्थल होते हैं। क्लियर है। फिर देखिएगा बेटा अगर कोई सेल है जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, बहुत तेजी से, इंपोर्टेंट स्टाफ, बिल्कुल इंपोर्टेंट स्टार लगा दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए कह रहा हूं। एक सेल है जो बहुत एक्टिवली प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है और एक ऐसी सेल है जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रही है। ये एक सेल है जिसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस एक्टिवली हो रहा है और ये एक सेल है जिसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस बहुत ही एक्टिवली हो रहा है। कि लो एक्टिविटी मतलब यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस बहुत धीरे हो रहा है और यहां पर क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस फास्ट हो रहा है। तो बेटा ध्यान रखना कि जो सेल है जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है उसके अंदर बहुत बड़ी और संख्या में अधिक केंद्रिका उपस्थित होगी, जबकि ऐसी सेल जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, उसके अंदर केंद्रिका आकार में छोटी और हो सकता है कम होती है। क्या कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण को सक्रिय रूप से करने वाली कोशिकाओं में बड़ी और अधिक संख्या में केंद्रिका उपस्थित होती है। केंद्रिका आमतौर पर क्रोमेटिन से एक विशेष स्थिति पर जुड़ी होती है जिसे केंद्रक आयोजक क्षेत्र कहा जाता है।
क्या कह रहे हैं कि लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस. न्यूक्लियोलस इज यूजुअली अटैच्ड टू क्रोमेटिन एट स्पेसिफिक रीजन दैट इज कॉल्ड एज नॉर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन. एनसीईआरटी नहीं दे रखा है, छोड़ दीजिए, ठीक है. भले ही पढ़ना चाहो तो कि केंद्रिका जो है वह क्रोमेटिन के साथ जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसे हम लोग नॉर कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं, नॉर कहते हैं. एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी. बेटा एक इंटरफेज न्यूक्लियस की बात करें, मैंने क्या कहा था कि जो क्रोमेटिन की संरचना है, क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर है, कोशिका विभाजन की अलग अलग अवस्थाओं के दौरान क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर जो है वह परिवर्तित होती रहती है. एक है इंटरफेज न्यूक्लियस. इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब कोशिका विभाजित नहीं हो रही है, और ये मैंने बताया कि यह कोशिका का विभाजन हो रहा है. बेटा इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन आपको लंबे लंबे पतले धागों के रूप में दिखाई देगा, जबकि ऐसी सेल जो डिवाइडिंग सेल है वहां पर आपको क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्र के रूप में दिखाई देता है. कि द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन. इंटरफेज केंद्रक में क्रोमेटिन नामक न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं का एक ढीला और अस्पष्ट जाल होता है. बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस. लेकिन कोशिका विभाजन के विभिन्न चरणों के दौरान कोशिका केंद्र के स्थान पर संरचित गुणसूत्र दिखाती है. दस क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन. इस प्रकार गुणसूत्र क्रोमेटिन का अत्यधिक संघनित रूप है. जब हम लोग 12th के अंदर एक चैप्टर है मोलिकुलर बायोलॉजी, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कंडेंसेशन इन क्रोमेटिन मटेरियल. किस प्रकार से कंडेंसेशन होता है, कुछ हम लोग सेल डिवीजन चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे, कुछ वहां पर 12th के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है. तो क्या कह रहे हैं कि एक सेल की जब सेल साइकिल चल रहा होता है तो उसके दौरान बेटा कई सारी स्टेजेस आती है. इंटरफेज जिसके अंदर G1 होती है, S होती है, G2 होती है, फिर आती है M फेज. तो एक इंटरफेज न्यूक्लियस क्या होता है जब कोशिका विभाजित नहीं होती है, तो उस समय आपको क्रोमेटिन लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर के रूप में दिखता है. लेकिन जब कोशिका का विभाजन होता है तो यही क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर क्या बनाता है बेटा, गुणसूत्रों का निर्माण करता है. सिंपल. फिर देखना बेटा बेसिकली बात करें, और कोशिका विभाजन की भी कौन सी अवस्था है, बेसिकली ये अवस्था आपके मेटाफेज अवस्था है. कौन सी है बेटा, मेटाफेज अवस्था के दौरान. तभी तो कहा जाता है कि गुणसूत्रों की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन मेटाफेज अवस्था के दौरान किया जाता है. क्लियर है. फिर देखना बेटा कि क्रोमेटिन में डीएनए और कुछ क्षारीय प्रोटीन जिन्हें हिस्टोन कहा जाता है, कुछ गैर हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी होते हैं. बेटा बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा भी है कि क्रोमेटिन के अंदर बेसिकली होता क्या है. क्रोमेटिन के अंदर एक तो होता है बेटा डीएनए खुद, फिर क्या होता है बेटा हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होता है. फिर क्या होता है बेटा, फिर होता है आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और साथ में कुछ आरएनए भी उपस्थित होता है. ठीक है. गुणसूत्रों का अध्ययन ये हमने कर लिया कि गुणसूत्रों का अध्ययन मेटाफेज अवस्था में सबसे अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि मेटाफेज अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आकार सबसे छोटा होता है. गुणसूत्रों के आकार का अध्ययन जो है वह एनाफेज अवस्था में किया जाए. ध्यान रखना, अगर गुणसूत्रों की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो मेटाफेज, जबकि गुणसूत्रों की शेप की स्टडी करनी है तो एनाफेज. क्यों, इसको हम लोग सेल साइकिल चैप्टर के अंदर और अच्छे से डिस्कस करेंगे. ध्यान रखने का कि गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन, लिख लो भली, गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन तो कब किया जाता है, मेटाफेज कब किया जाता है बेटा, मेटाफेज अवस्था में किया जाता है. Study the structure of chromosome. Study the structure of chromosome. कब करेंगे बेटा, मेटा फेज स्टेज में करेंगे. जबकि गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन, गुणसूत्रों की विभिन्न आकृतियों का अध्ययन, गुणसूत्रों की
विभिन्न आकृतियां। और आकृतियां भी कौन सी होती है बेटा? एल होती है, जी होती है, वी, एल, जे, वी का अध्ययन ये कब किया जाता है बेटा? एनाफेज के दौरान किया जाता है, क्योंकि इसी समय ये आकृतियां हमें देखने को मिलेगी। स्टडी दी डिफरेंट शेप एल, जे, वी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब करते हैं बेटा? एनाफेज के दौरान करते हैं। एनाफेज अवस्था के दौरान गुणसूत्रों की विभिन्न आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। बेटा देखा, अगर मानव जीनोम की बात करें तो मानव जीनोम के अंदर लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है, और यह जो लंबा डीएनए है वह 46 या 46 या 23 पेयर क्रोमोसोम के अंदर व्यवस्थित होता है। यही कह रहा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ गैमेट इज कॉल्ड जीनोम। एक गैमेट के अंदर जितने भी गुणसूत्र है उसे हम जीनोम कहते हैं, और कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम यूनिटेड एज यूनिट ऑफ वन पेरेंट इज नॉन एज जीनोम। एक अगुणित कोशिका में उपस्थित समस्त गुणसूत्रों की संख्या को जीनोम कहा जाता है। ठीक है, आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेट 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो 2 मीटर लंबा डीएनए होता है, वह 46 गुणसूत्र के अंदर व्यवस्थित होता है। फिर देखो बेटा, एक गुणसूत्र की संरचना के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। ये एक गुणसूत्र है। एक गुणसूत्र के अंदर आपको सबसे पहली जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन। क्या बोलते हैं बेटा? प्राथमिक संकीर्णन। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या इसे ही हम लोग सेंट्रोमियर नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। गुणसूत्र बिंदु भी कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु या प्राथमिक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन। ठीक है बेटा, गुणसूत्र बिंदु पर आपको ये डिस्क के समान संरचनाएं देखने को मिल रही है। डिस्क के समान, इसको क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर वह जगह है जहां पर कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं बेटा? तर्कु तंतु जुड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि प्राथमिक संकीर्णन पर डिस्क के समान संरचनाएं काइनेटोकोर पाई जाती है, जिस पर कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु आकर जुड़ते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिएगा पॉइंट। काइनेटोकोर काइनेटोकोर गुणसूत्र बिंदु पर उपस्थित गुणसूत्र बिंदु को भी एक नाम और कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन पर उपस्थित डिस्क के समान संरचनाएं हैं। डिस्क के समान संरचना है जिस पर कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु जुड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। 101% कह रहा हूं, लिखिएगा इंग्लिश मीडियम कि काइनेटोकोर्स आर या काइनेटोकोर इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर present on primary constriction or centromere on which spindle fibers are
attached during सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु आकर जुड़ते हैं। फिर देखो बेटा, कुछ गुणसूत्रों के अंदर आपको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने को मिल रहा है। ये तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या हो गया, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो कुछ गुणसूत्रों के अंदर प्राथमिक संकीर्णन के साथ साथ आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, द्वितीयक संकीर्णन भी देखने को मिलेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसके ये जो आगे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। और ऐसे गुणसूत्र जो है उन्हें हम लोग सेट क्रोमोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेट क्रोमोसोम। ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22 जो होते हैं वो सेट क्रोमोसोम होते हैं। 13, 14, 15, 21, 22 आउट ऑफ एनसीईआरटी, नहीं, ये याद रखना है। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन। नॉन स्टैंडिंग पोर्शन होता है, दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट दैट कॉल्ड सैटेलाइट। कभी कभी कुछ गुणसूत्रों में एक निश्चित स्थान पर गैर अभिरंजित, ध्यान रखना, गैर अभिरंजित, नॉन स्टैंडिंग को थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, गैर अभिरंजित द्वितीयक संकीर्णन होता है। यह सैटेलाइट नामक एक छोटे टुकड़े को रूप देता है। सेट गुणसूत्रों में एक द्वितीयक संकीर्णन होता है और इसके आगे का भाग सैटेलाइट कहलाता है। सेट क्रोमोसोम हैव अ सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन एंड द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। Secondary contraction is non-staining and found at a constant location. It is known as NOR 13, 14, 15, 21 and 22 chromosomes in human. ठीक है, सेट क्रोमोसोम जो होते हैं 13, 14, 15, 21, 22 जो ह्यूमन के अंदर होते हैं उसके अंदर देखने को मिलते हैं। फिर देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, गुणसूत्रों का जो प्रकार है, अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो गुणसूत्रों को अलग अलग बेसिस के ऊपर अलग अलग प्रकारों के अंदर बांटा गया है। बेसिकली हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम यहां पर अगर कर रहे हैं तो उसका बेस क्या है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस के ऊपर गुणसूत्र जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। बेटा कुछ भी नहीं, सिंपल सा आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, टसम। क्या वर्ड याद रखना है, टसम। ठीक है, टसम वर्ड से कैसे निकालेंगे बेटा, बेटा सबसे पहले मैं कह रहा हूं सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन के ऊपर है। सेंट्रोमियर जो है प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन, एट टर्मिनल, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन के ऊपर है और पूरा जो का पूरा जो क्रोमोसोम है वह एक तरफ उपस्थित है। ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, टी फॉर टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। कि यहां पर क्या होगा कि सेंट्रोमियर जो है वह बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है और गुणसूत्र का पूरा जो पार्ट है वह इस सेंट्रोमियर के दूसरी तरफ उपस्थित होता है। सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सेंट्रोमियर को थोड़ा सा बिल्कुल एंड से थोड़ा पास में ला रहा हूं। ये अंतिम बिंदु है, उसके थोड़ा सा मैंने पास में लेके आ गया। तो सेंट्रोमियर जो है यहां पर सब टर्मिनल अवस्था में, सेंट्रोमियर यहां पर टर्मिनल नहीं होकर कैसा है बेटा, सब टर्मिनल अवस्था के अंदर है, जिसकी वजह से एक वेरी शॉर्ट आर्म, एक वेरी शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम की और एक जो है वेरी लॉन्ग आर्म देखने को मिलती है। वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग, सच क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज ए फॉर एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे इसको, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब क्या किया कि सेंट्रोमियर को थोड़ा और नीचे लेके आ गए, जिसकी वजह से वेरी शॉर्ट ना होकर यहां पर क्या हो गई बेटा, एक शॉर्ट आर्म हो गई और एक क्या हो गई बेटा, लॉन्ग आर्म। बस वेरी वर्ड अगर लिखा हो तो आंसर अलग चला जाएगा। सच क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एस, एस फॉर सब मेटासेंट्रिक। इसे क्या बोलेंगे बेटा, सब मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल के अंदर है, सेंट्रोमियर कहां है बेटा, मिडिल के अंदर है, जिसकी वजह से दोनों तरफ क्रोमोसोम की इक्वल आर्म देखने को मिलती है। सच क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एम फॉर मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे, जस्ट एक मिनट बेटा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक के बाद इसको अगला एम जो आएगा वह मेटासेंट्रिक आएगा। मतलब 4 प्रकार के क्रोमोसोम जो है वह हमें देखने को मिलते हैं। टसम वर्ड याद रखना है, बिल्कुल क्या वर्ड याद रखना है बेटा, टसम वर्ड याद रखना, TASM, इंग्लिश में ही ध्यान रखना बेटा। टी का मतलब टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ए का मतलब एक्रोसेंट्रिक, एस का मतलब सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक
और एम का मतलब होता है बेटा मेटासेंट्रिक। बिल्कुल, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर ये सेंट्रोमियर हो गया, ये पूरा क्रोमोसोम हो गया, यहां पर थोड़ा सा छोटी आर्म होगी, यहां पर अगर देखें तो थोड़ी सी इस प्रकार की अवस्था देखने को मिलेगी, और इसके अंदर आपको जो है वह इक्वल अवस्था देखने को मिलेगी। क्लियर है? यहां पर टेलोमियर टर्मिनल पोजीशन पर होगा, यहाँ पर सब टर्मिनल पोजीशन पे ऊपर, जिसकी वजह से एक वेरी शॉर्ट आर्म और एक वेरी लॉन्ग आर्म। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है बेटा, यहाँ पर तो ध्यान रखना है वेरी शॉर्ट आर्म, वेरी शॉर्ट आर्म और वेरी लॉन्ग आर्म, वेरी लॉन्ग आर्म। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान रखना। आता है यहां से क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा इसको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। टसम वर्ड ध्यान रखोगे, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। फिर देखो बेटा, क्रोमेटिन की टाइप की बात करें, ध्यान से देखना बेटा। बेसिकली जो क्रोमेटिन होता है वह दो प्रकार से व्यवस्थित होता है। क्रोमेटिन बेटा, क्रोमेटिन जो है वह दो प्रकार से व्यवस्थित होता है। एक जिसे हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। दूसरा जिसे बोलते हैं हम लोग यू क्रोमेटिन। बेटा हेटेरोक्रोमेटिन में क्या होगा, हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर बेसिकली जो क्रोमेटिन है वह बिल्कुल डार्क कलर में स्टेन होगा, बहुत ही हाईली कोइल्ड होगा। क्या होगा, अत्यधिक अच्छा आगे बढ़ गए, पीछे आगे कहने वाला। हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर क्या होगा, क्रोमेटिन इज हाईली कंडेंस्ड। देखना कि जो क्रोमेटिन है वह हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से डार्क स्टेन देखने को मिलता है, डार्क स्टेन देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर यूक्रोमेटिन के अंदर क्या होगा बेटा, जो क्रोमेटिन है हाईली कंडेंस्ड ना होकर लूजली कंडेंस्ड होता है, लूजली कंडेंस्ड होता है। इसकी वजह से लाइट स्टेन, इसका जो अभिरंजन होता है लाइट स्टेन्ड होता है, लाइट स्टेन्ड होता है। मुझे बताओ बेटा, अगर क्रोमेटिन टाइटली पैक्ड है, ऐसे भी कह सकते हैं हाईली कंडेंस्ड या टाइटली पैक्ड, लूजली पैक्ड, हाईली कंडेंस्ड की जगह ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है बेटा टाइटली पैक्ड, और इसे लिखा हुआ हो सकता है बेटा लूजली पैक्ड। अगर टाइटली पैक्ड है तो क्या मुझे बताओ वह क्रोमोसोम या वह क्रोमेटिन क्या खुल पाएगा? नहीं खुल पाएगा। तो उसका ट्रांसक्रिप्शन जो है, आगे पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन है वह बिल्कुल कम होगा, मतलब वो अक्रिय होगा। ऐसे ये क्या होंगे बेटा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमेटिन है, इनएक्टिव क्रोमेटिन होता है, जबकि ये जो होता है वह ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन होता है, एक्टिव क्रोमेटिन होता है। तो ये क्रोमेटिन के दो टाइप्स है, इसको अब यहां से पढ़ लेते हैं कि यूक्रोमेटिन इज लाइटली स्टेन्ड एंड डिफ्यूज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन विच इज ट्रांसक्रिप्शनली और जेनेटिकली मोर एक्टिव। यूक्रोमेटिन जो होता है, ये आपको यूक्रोमेटिन देखने को मिल रहे हैं, यह ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव होता है कि यह हल्का अभिरंजित और विस्तृत भाग है जो ट्रांसक्रिप्शन या आनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय होता है। हेटेरोक्रोमेटिन इज डार्क स्टेन, ये जो आपको दिख रहा है ये हेटेरोक्रोमेटिन है, ये हेटेरोक्रोमेटिन डार्क स्टेन होता है, थिक होता है एंड कंडेंस्ड पार्ट ऑफ क्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन इज जेनेटिकली लेस एक्टिव और इनएक्टिव क्रोमेटिन होता है। फिर देखना बेटा, टेलोमियर क्या होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर भी जो टेलोमियर जो होते हैं, क्रोमोसोम के एंड जो होते हैं, ये एंड पार्ट, क्रोमोसोम के जो अंतिम बिंदु होते हैं उन्हें हम टेलोमियर कहते हैं। गुणसूत्र के अंतिम बिंदु जो है वह टेलोमियर कहलाते हैं। टेलोमियर गुणसूत्र में ध्रुवता होती है और गुणसूत्र के ध्रुवीय सिरों को क्या कहा जाता है, टेलोमियर कहा जाता है। टेलोमियर एक गुणसूत्र को दूसरे गुणसूत्र से जुड़ने या चिपकने से रोकते हैं। बेटा दो क्रोमोसोम जो है वह आपस में जुड़ न जाए, उनको जुड़ने से रोकने का काम कौन करते हैं, टेलोमियर कहते हैं। टेलोमियर के अंदर बेसिकली ग्वानिन की मात्रा जो होती है वह ज्यादा होती है। आउट ऑफ एनसीईआरटी, ज्यादा नहीं देखना है। गुणसूत्र के अंतिम बिंदु टेलोमियर कहलाते हैं। टेलोमियर बेसिकली गुणसूत्रों को आपस में जोड़ने से रोकते हैं। टेलोमियर के ऊपर टी
टीलोमेरेज एंजाइम पाया जाता है। टीलोमेरेज क्या होगा बेटा? टीलोमेरेज एक एंजाइम जो होता है वह गुणसूत्रों के अंतिम बिंदु पर उपस्थित होता है। अगर बेसिकली क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय जो गुणसूत्र का आकार कम ना हो जाए उसको रोकने का काम कौन करता है? टीलोमेरेज करता है। एंजाइम टीलोमेरेज जो एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, गुणसूत्र के टीलोमेर भाग को संश्लेषित करता है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्र के टीलोमेर छोटे हो जाते हैं, लेकिन टीलोमेरेज एंजाइम जो है इसको छोटे होने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब यहां पर एक और चीज देख लेते हैं बेटा। बेटा जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम या गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हालांकि लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था, फिर भी ये पूरी क्लास वापस ले रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इंग्लिश मीडियम में ही लिखूंगा। दो टाइप के होंगे। एक तो होता है बेटा ऑटोसोम, ऑटोसोम या जिन्हें हम लोग सोमेटिक क्रोमोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सोमेटिक क्रोमोसोम, ऑटोसोम या सोमेटिक क्रोमोसोम। दूसरे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा एलोसोम या जिन्हें हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। बेटा ऐसे गुणसूत्र जो जेंडर डिटर्मिनेशन के अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट्स करते हैं उन्हें तो हम लोग बोलते हैं एलोसोम, और जो जेंडर डिटर्मिनेशन के अंदर, लिंग निर्धारण के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स। मतलब बेसिकली ये क्या है? नॉट पार्टिसिपेट्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर, डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर। दूसरा क्या है बेटा? रेस्पॉन्सिबल फॉर सोमेटिक कैरेक्टर, सोमेटिक कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि एलोसोम्स जो होते हैं पार्टिसिपेट्स इन दी डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर, डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर। ठीक है, अगर मनुष्य के अंदर बात करें, ह्यूमन के अंदर ऑटोसोम का जो नंबर होता है, ह्यूमन के अंदर नंबर कितना होता है बेटा? 22 पेयर्स होता है। ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन के अंदर। ठीक है, और यहां पर कितना होता है इसका नंबर? इसका नंबर होता है बेटा 2। कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ह्यूमन के मेल को, ह्यूमन के अंदर मेल को किस प्रकार से लिखा जाता है? मनुष्य के अंदर नर को, मनुष्य के अंदर अगर नर को लिखा जाए तो नर को लिखते हैं बेटा हम लोग 44 + XY। जबकि ह्यूमन फीमेल को किस प्रकार, मनुष्य की मादा को किस प्रकार लिखा जाता है? मनुष्य के अंदर मादा को लिखा जाता है बेटा 44 + XX। बेटा इसके अंदर ये जो है 44, ये क्या है? इनको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑटोसोम, या ऑटोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सोमेटिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। जबकि ये जो होते हैं ये होते हैं बेटा एलोसोम, या जिनको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? फिर एक बेटा छोटा सा एनसीईआरटी ने लास्ट के अंदर बिल्कुल लास्ट लाइन लिख रखी है, माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्मकाय। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स। ये झिल्ली से घिरी हुई सूक्ष्म पुटिकाएं होती है जो जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और सूक्ष्मकाय जो होते हैं वह पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होते हैं। बिल्कुल लास्ट लाइन है। हालांकि कभी एनसीईआरटी ने या एनटीए एग्जाम ने या किसी भी प्रकार के एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बेटा, ये आपका जो चैप्टर है पूरी तरीके से जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था इस चैप्टर का हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट कुछ 3 या 4 क्लासेस जो होगी, हो सकता है 4 से ज़्यादा भी हो, उनके अंदर हम लोग एमसीक्यूज के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ज़्यादा क्या, पूरा ही एमसीक्यू के ऊपर फोकस करना है।
और बेटा बिल्कुल श्योर कह रहा हूं आपको 101% पूरा चैप्टर और हर टॉपिक से आपको मैं एमसीक्यूज कराऊंगा। एमसीक्यूज की क्लासेस बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको देखनी है, क्योंकि थ्योरी भली कितनी पढ़ लो, एग्जाम क्रैक तभी होगा जब आप लोग अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व आउट करते हैं। हालांकि हो सकता है आपके पास, और हो सकता है क्या 101% देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, लेकिन मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है वो आपको कराऊंगा, तो ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। सेव कर लेते हैं बेटा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग बिल्कुल करिएगा इसको। आई थिंक इट इज द 9th लेक्चर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 9th लेक्चर है, और ये आपका 9 लेक्चर के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपका कवर अप हो गया है। ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। आराम से मजे में रहिए, आराम से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।